बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों। सुसर बहू पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया फातिमा जैदी, होम एजुकेटर, लाइफ कोच और सबसे बढ़ के, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बेटी, बहू और माँ। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट यानी अब्बू। जी। और जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम ही है वर्ड सुसर, मैं जो सुसर हूँ और मैं इंशाल्लाह साथ रहूंगा और को होस्ट, जैसे जवेरी ने बताया, एक मतलब मेजबान की हैसियत से आप लोगों को जो है वो कोशिश करूंगा कि एंटरटेन करता है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो हमारा पहला सेगमेंट होता है काम की बात। हमारी कोशिश होती है कि हमारे वो बुजुर्ग जो शायद कैमरे के सामने आने में हिचकिचाते हैं, उनसे हम कोई ना कोई नसीहतें लेके आप तक पहुंचा दें इस सेगमेंट। तो अबू, आज हमारे पास कौन सी काम की बात है? आज जो काम की बात दी है जवेरिया ने अपनी खाला से, जो कि अम, इनकी कराची में मुकीम है, एक जमाना उन्होंने शारजा में गुजारा था। उनको वैसे तो सीमा कहते थे उनका, लेकिन हम यही समझते रहे कि उनका असली नाम सीमा है, लेकिन अब पता चला कि उनका असली नाम जो है वो निशात जहरा है। तो निशात जहरा उन्होंने जो आज काम की बात भेजी है वो ये है कि आप लोगों के लिए मशवरा है, हम सबके लिए, बच्चों के लिए वैसे उन्होंने खास तौर पे कहा था, लेकिन हम सबके लिए ये मशवरा है कि वक्त को जाया ना करें, अच्छी चीजों में लगाएं। जैसे वो कहती है कि मेरे पास जब भी वक्त होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान की तिलावत करूं या कुरान के हवाले से, मतलब कोई प्रोग्राम अगर कहीं है तो उनको देखूं और उसके ऊपर फिर कोशिश करूं कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीखूं, उस पर अमल करूं। तो बहरहाल असल जो यानी जो कहना चाहिए बॉटम लाइन है वो ये है कि अपने वक्त को जो है वो बेहतर कामों में लगाएं, उनको जाया ना बिल्कुल। और बल्कि उन्होंने, हालांकि माशाल्लाह वो एक मतलब उनके उनके जो बेटे हैं वो पूरे ग्रोन अप हैं, वो माशाल्लाह दादी हैं। उन्होंने, पता है, रिसेंटली उन्होंने अपना मास्टर्स की डिग्री उन्होंने माशाल्लाह कंप्लीट की है। और वो कितने अरसे से वो जो है अपने कुरान के सीखने में लगी हुई है, कुरान की तफसीर और एग्जाम्स, और मतलब बड़ा अपने आप को मसरूफ रखती हैं वो, करें। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा, ये अच्छी खबर दी है। चलो, जी। ये हमको मोटिवेट कर रही हो, लग रहा है कि हम भी कोई मास्टर्स की डिग्री ले लें। तो माशाल्लाह ये वो जो है अपने मशवरे पे खुद भी अमल करती है। अच्छा जी। तो अब बड़ी एक्साइटिंग बात कि हमारे पास आज हमारे साथ एक मौजूद हैं बहुत खास मेहमान। और उनका मैं क्या तारुफ कराऊंगी, मैं तो उनको बहुत कम अरसे से जानती हूँ। अब्बू अलबत्ता, मतलब पैदाइशी तौर पर उनको जानते हैं। अब्बू, आप तारुफ कराइए। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तो वो घर में जो है मौजूद थे, यानी मुझसे 7 साल पहले शायद आ गए थे तकरीबन। मेरे बड़े भाई रजी जाफरी साहब, जो कि शायर भी हैं, कनाडा में मुकीम है, वो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान। अब हम ताया अब्बू को इसमें बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, और खुश आमदेद हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। क्या रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हो या हो चुकी है या होने जी वाली है? जी जी, आप ऑनलाइन है बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और इस प्रोग्राम में हम आपको जो है वो खुशामदीद कह रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करें, कुछ आपसे सीखें और लोगों तक पहुंचाएं आपके तजुर्बात को। अच्छा, लेकिन वो मतलब ये ऐसा है ना, जैसे वो एक पाकिस्तान में एक वो जमाने में प्रोग्राम आया करता है ना, 50-50, उसमें वो कहता था जूं का तू जा रहा है। तो इसमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जूं जूं का तू। नहीं, ये जू का तू तो नहीं जा रहा, इसमें जुएं और तुएं सब निकाल दी जाएंगी इंशाल्लाह, जब अच्छा पहुंचेगा अच्छा। लोगों तक जब पहुंचेगा जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मतलब जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है तो ये तो खैर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नई नहीं, क्योंकि जो कोविड का जमाना पिछले 3 साल तकरीबन, यानी बल्कि अब खैर इस साल क्या, बल्कि पिछले ही साल से ऑनलाइन प्रोग्राम काफी कम हो गए थे, यानी ना होने के बराबर ही समझ लें। लेकिन उससे पहले खासतौर पे यानी सन 20 का ज्यादातर हिस्सा जो है, यानी गालिबन मार्च अप्रैल से, और फिर उसके बाद 22 के मिडिल तक तो तकरीबन, यानी 2 साल, 2 ढाई साल तो काफी प्रोग्राम जो है, खासतौर पर सन 20 और 21 तो तकरीबन ज्यादातर ही प्रोग्राम ऑनलाइन हुए। फिर
22 से बल्कि 21 के आखिर से तो शुरू हो गए थे। नॉर्मल भी कुछ, यानी मिक्स था, कुछ ऑनलाइन होते थे, कुछ ये। अब ये कि ऑनलाइन बहुत ही कम, लेकिन क्योंकि आदत पड़ गई लोगों को, अब वो पता चला कभी ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहा है, भाई हम चाह रहे हैं अपना, कभी दुबई से आ रहा है, कभी इंडिया से। मैं कहा भाई ये तो इंडिया का वैसे तो वीजा मिलता नहीं है पर वहां से प्रोग्राम करते थे। तो भारत, ये वो भी एक नया तजर्बा था। अब तो इस लिहाज से मेरे लिए तो वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से नया नहीं है बिल्कुल भी। और तैबू, इस प्रोग्राम के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? तो मैंने वो ये पहला प्रोग्राम तुम्हारा पूरा तो नहीं देखा था। एक तो बिल्कुल शुरू में के कुछ क्लिप्स मैंने तो नहीं, वो तुम्हारी ताइरमा ने वो मतलब ऐसी वो कहीं देखी थी, वो कहीं अरे ये अलीनवर प्रोग्राम कर रहा है। मैंने कहा अलीनवर तो नहीं कर रहा है, ये कोई तुम लोग जो शायद समझ टेस्टिंग के लिए किया था। तो मैंने कहा तो ये वो बताया तुम्हारा कि भाई उसका ये प्रोग्राम है, प्लान है, एक प्रोजेक्ट है, जो भी कह लो। तो वो कर रही है, तो अभी तो ये टेस्टिंग है, तो फिर बाकायदा होगा। तो खैर वो थोड़ा सा वो देखा, तो फिर ये आज ही मतलब तुम लोगों ने जो किया है ना अलीनवर के साथ, यानी पूरा फुल प्रोग्राम था। तो वो मैंने पूरा तो नहीं देख सका था। शुरू किया मैंने 10-12 मिनट, 10-12-15 मिनट जो है वो देखे थे। तो बहुत अच्छा था, ठीक ठीक था। जाहिर पहली काविश, और यानी फुल प्रोग्राम तो ये पहला अलीनवरी के साथ था ना तुम्हारा। जी जी जी। हाँ, तो उस एतबार से बाल फुल प्रोग्राम था, और पहली काविश तो ठीक था, अच्छा था, माकूल था। बल्कि मैं तो बल्कि काफी अच्छा कहूंगा, क्योंकि पहली काविश होने के लिहाज से तो बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया तैबू। लोग तो मतलब बरसों से काम कर रहे होते हैं, बरसों से पढ़ रहे होते हैं। हम ऐसे लोग जानते हैं, वो उनसे कभी कुछ कहो कि भाई ये चीज इस तरह से करनी है, तो वो कहेंगे हम तो 30 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। आप 30 साल से गलत कर रहे हैं, तो इसका ये होगा तभी क्या आप कहीं 30 साल से कर रहे हैं। तो बिल्कुल उस सही। एतबार से तो है। चले, बहुत शुक्रिया तैबू। हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आप जैसे कि कुछ अभी थोड़ी बहुत बात हुई कि मुख्तलिफ मुल्कों से आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स वगैरह करनी पड़ती हैं, इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया ऑनलाइन मीटिंग्स में। तो उसके हवाले से भी अब वो चीज़ बड़ी अच्छी तरह से हमारे पहले सवाल की तरफ बढ़ती है कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर आप बचपन से लेके अभी तक के कुछ अपने ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमें बताइए। भाई यानी आप बचपन अपने से 77 साल को 7 मिनट में जो है वो सम दें बस। भाई भाई बचपन से लड़कपन, नौजवानी, जवानी, और फिर 55, यानी बचपन से 55, और फिर अब 76 76 साल कि अब तो, यानी जिसे कहते हैं ना, वो अब तो डायमंड जुबली बल्कि हो चुकी है ना। वो गोल्डन जुबली तो 50 पे होती है, और सिल्वर जुबली 25 पे। तो वो सिल्वर और गोल्डन से तो बहुत आगे जाके अब तो डायमंड जुबली का भी वक्त गुजर गया। लेकिन हम बहरहाल बात करेंगे बचपन, लड़कपन, नौजवानी और जवानी की, और जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब फिर बुढ़ापे की बात बिल्कुल 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 ठीक। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो असल में हमारा जहां तक देखे ना बचपन का ताल्लुक है, वो शुरू होता है जहांगीर रोड। मकान नंबर अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो शायद 104 था वो, या शायद 103 हो। लेकिन मुझे ज्यादा उसका जो जहन में आ रहा है वो 104 था। लेकिन जाहिर उस वक्त मैं बहुत ही छोटा था। मेरे ख्याल से 2-3 साल का, गालिबन 2 साल से भी शायद कम का ही होगा जब वहां पर हम आए थे। साल भर का ही होगा मैं, और लेकिन मतलब वहां मेरी तो शायद पैदाइश भी नहीं हुई थी उस वक्त। मेरी तो पैदाइश ही वो 88 नंबर की है जब दूसरे। हाँ बिल्कुल। तो खैर बहरहाल वहाँ रहे थे, और वहाँ हमारे जो समझिए वो थे, जो पड़ोसी कहना चाहिए, वो बहुत पाकिस्तान के बहुत माए नाज और बड़े मशहूर बैट्समैन थे, जहीर अब्बास। वो हमारे मतलब पड़ोसियों में थे। और उसके अलावा एक मुरादाबाद वाली खाला थी हमारी पड़ोसी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस जमाने में हमें याद है, जब बचपन से, और बल्कि जब पाकिस्तान छोड़ा है तब तक बल्कि यही था रिवाज के वो उससे कहलाते थे, नगीने वाली खाला क्या जाना है, मुरादाबाद वाली खाला क्या जा रहे हैं, शाहजहांपुर वाली क्योंकि हमारी इतनी सारी खालाएं थी। तो अब वो नाम के बजाय मतलब ये टाल वाली खाला, एक बार टाल वाली टाल वाली। तो वहां जो वक्त गुजरा था, लेकिन वो मुझे इतना वहां का याद नहीं है। जो मुझे याद, जिसे अपनी याददाश्त को अगर मैं जिसे लौट पीछे की तरफ है, गर्दिश अयाम तू, वो एक मिसरा है उसमें।
तो वो 88 नंबर यानी 88 से कहते हैं, वो वहां से मुझे पुराना लालू खेत को कहलाता था। वो तो जहांगीर रोड था जहाँ सबसे पहले हम रहे थे पाकिस्तान में, और ये पुराना लालू खेत मकान नंबर 88, वहाँ की बहरहाल खासी याददाश्त जो है मेरे मेरे जहन में है। और वहां पर भाई ही साहब, ये पुराना लालू खेत जो है मेरे हिसाब से ऑफिशियल नाम तो नहीं था, जैसे निक नेम की तरह होते हैं। एड्रेस में तो शायद गालिबन जहांगीर रोड ही लिखा जाता था, अगर हाँ मेरे ख्याल से हाँ जहांगीर रोड वेस्ट। 88F जहांगीर रोड पुराना लालू खेत, वो एक उसके लिए कि भाई वो हाँ इलाका पुराना लालू खेत के करीब था हाँ जो ये हो सकता है। हाँ यानी वो मेरे ख्याल से यानी जो एड्रेस में जो अगर लिखना होता था तो उसमें जहांगीर रोड वेस्ट, ये मुझे याद है। हाँ जी, जहांगीर जी हाँ जहांगीर जी। रोड वेस्ट, बल्कि मुझे याद है कि उसमें कि वो कहीं मैं लिख देता हूँ। जब पीआईए में मैंने जॉब शुरू की तो वहाँ जो एड्रेस है मैंने उसमें खाली लिख दिया जहांगीर वेस्ट। तो वो हमारे वो थे कि अंसारी साहब, वो कह रहे जहांगीर वेस्ट ये क्या होता है जहांगीर। तो मैंने कहा जहांगीर रोड वेस्ट की। अच्छा जहाँ तो कहते भाई जहांगीर रोड वेस्ट लिखो, खाली जहांगीर वेस्ट। खैर बारह वहाँ वहीं पर ही गए हमने। प्राइमरी स्कूल में भी गए। नूर बानो शहर बानो हमारी इस्माइली खोजा थी, वो टीचर होती थी उन्हीं का, बल्कि स्कूल ही उन्हीं का था, छोटा सा था। तो वहीं गालिबन मेरे ख्याल से 5वीं क्लास तक वहां पढ़े। उसके बाद फिर हम वहाँ दूसरे मकान 241 उसका नंबर था, और वहीं पर ही बाकी यानी पाकिस्तान में मैं जब तक रहा मुस्तकिल तो वहीं पर रहे। वो भी वही जहांगीर रोड वेस्ट ही था, लसबेला के ज्यादा करीब था वो कहना था। फिर जनाब वहीं से तालीम भी समझिए, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, और आपके इंटर बीएससी वहीं से मतलब किया। और फिर जॉब यानी बीएससी समझिए करने के बाद अब हम लोग माशाल्लाह से 7 भाई थे। तो हमारे मियाँ जान, हम अपने वालिद को अब्बा को ना मियाँ जान कहा करते थे, बल्कि मोहल्ले के भी सब लोग मियाँ जान कहते थे, उनके बच्चे बच्चे सब उनको। तो यहाँ पे बूढ़े जो बच्चे उनके सब दोस्त लोग वगैरह थे जाते थे। वो जाफरी साहब कहते थे, वरना बच्चे बच्चे सब उनको मियाँ जान कहते थे। खैर वो तो उन्होंने वो तो चाहते थे कि भाई मैं कंटिन्यू करूँ, मास्टर्स भी कर लूँ साथ ही। तो लेकिन जरा मुझे मतलब थोड़ा सा वो था कि भाई यानी अपने वालिदैन का वह हाथ बटाना चाहिए। बाहर उन्होंने बीएससी तक पढ़ा दिया है, तो मैं फिर जॉब की यानी तलाश शुरू कर दी। 67 में मतलब मैंने बीएससी किया था। तो अब ये कि यार कितना आसान तो नहीं होता है, पर कोशिश करते रहे। इसी तो हमारे फिर अब्बा जी ने, मियाँ जान ने मतलब हमको अपने जहाँ वो काम करते थे ऑफिस में, वहाँ शिप पर वो आया करती थी, क्या यूरिया जिसे कहते हैं ना, टेली तो क्लर्क। उसमें टैली क्लर्क, यहाँ तो उसमें हाँ। वो टैली क्लर्क यानी वो जो उतर रही है बोरियां, तो यानी एक किस्म का उसका हिसाब रखें कितनी बोरियां लादी गई, कितनी उतारी गई वगैरह, वो टैली क्लर्क कहते हैं। तो वो मेरे ख्याल से रेगुलर तो नहीं, लेकिन हफ्ते में कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, इस तरीके से कर लिया। बहरहाल तकरीबन 8-9 महीने बाद फिर हमको पीआईए में मतलब अप्लाई, इधर उधर करते थे, अप्लाई किया था वहाँ पीआईए में। माकूल अच्छी जॉब उस जमाने में, तो खासतौर पर पीआईए की जॉब, हालांकि वो कोई ऐसी कोई बड़ी टेक्निकल ये वो नहीं थी, लेकिन बहरहाल उस जमाने में कम से कम पीआईए की जॉब तो बड़ी अच्छी, जो दो चार जो टॉप जॉब्स होती थी पाकिस्तान में, टॉप कंपनीज में, उनमें पीआईए मानी जाती थी उस जमाने। खैर बात माकूल थी, बड़ा जॉब थे वहाँ। हमें मतलब जॉब मिल गई, उसके साथ ही फिर क्योंकि हमारी ऐसी ड्यूटी इस तरह से होती थी कि काफी वक्त मिल जाता था हमको, यानी 2 दिन ड्यूटी होती थी और 2 दिन छुट्टी, इस तरह से होता है 12-12 घंटे की। तो मुझे खुद भी ख्याल आया, फिर हमारे अब्बा ने, मियाँ जान ने भी कहा कि भाई तुम अगर चाहो तो साथ ही मास्टर्स भी कर लो। तो मैंने कहा हाँ, मैं भी सोच रहा था। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। तो बहरहाल क्योंकि रेगुलर तो 2 साल में ही होता था बीएससी, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं था, जॉब जाहिर इतनी सख्त सख्त से मतलब ही वो प्राइवेट थी, वो गवर्नमेंट की तो थी नहीं। वहां तो गवर्नमेंट की जॉब से ये होता है ना कि आदमी गए और कोई 2-4 घंटे बाद फिर वापस घर आ गए बाहर। तो उसमें हमने साथ ही बाद में पीआईए मैथमेटिक्स। में भी ऐसे ही होने लगा हाँ हाँ, बाद से होने लगे, जो जो उसकी हालत हुई है पीआईए, तो जाहिर है वो यही हुआ होगा फिर। था। तो खैर उसके साथ ही हमने बार वो कर लिया था, आपके वहां से एमएससी कर लिया। लेकिन क्योंकि उस वक्त ही मुझे एक थोड़ा सा शौक उठा कि भाई मतलब कंप्यूटर में कुछ किया जाए वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त तक कंप्यूटर की बाकायदा यूनिवर्सिटी लेवल पे यानी हाई लेवल पे कोई वो तालीम थी नहीं।
तो मैंने फिर अप्लाई किया इधर उधर, तो वहाँ नॉर्वे, मतलब हमारे एक दो दोस्त थे, वो मुझसे पहले वहाँ जा चुके थे, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ आ सकते हैं, यहाँ एजुकेशन जो है फ्री भी है, ये वैसे महंगा है। मैंने कहा अच्छा, तो वहाँ अप्लाई किया एक बार, फिर वहाँ रिजाइन करके मैंने PIA से, वैसे तो मैंने छुट्टी मांगी थी लेकिन उन्होंने दी नहीं, मैंने तो तैयार कर लिया था कि भाई नहीं जाना, तो मैं फिर वहां से नॉर्वे मतलब चला गया था। वहीं फिर लंदन भी गया इस दौरान, वहीं से एक दो साल के बाद लंदन से भी कोर्स किया। वो मैं करना तो चाहता था वहां से डिग्री, एक पूरी फुल डिग्री यूनिवर्सिटी से, लेकिन बस वो थोड़ी सी माशी हालात इतने यानी साजगार नहीं थे, इतना आसान नहीं था। तो बहरहाल लेकिन ये कि वो, क्योंकि जॉब फिर अच्छी मिल गई मुझको कंप्यूटर की अपनी फील्ड में, तो फिर समझ लो सुस्ती भी कह सकते हैं, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप ही कर दिया। फिर जाहिर बाद में शादी भी हो गई, फिर वहां से ही 2 साल के लिए मैं सऊदी अरब भी गया था। वहीं ये अपना इसी जॉब ही के सिलसिले में, कंप्यूटर की जॉब के सिलसिले में फिर वापस नॉर्वे आ गया था, और वहाँ तकरीबन 7 साल यानी 85 से 87 जद्दा गया था, फिर 87 से 94 तक फिर वहीं नॉर्वे में रहा। लेकिन इस दौरान मैंने, क्योंकि वहाँ मैंने महसूस किया कि वो जाहिर एक छोटा मुल्क था, वो वैसे तो बहुत अच्छा था अपना, और अब भी अच्छा है, लेकिन छोटा मुल्क है, इतनी वहाँ अपने लोग इतने ज्यादा नहीं हैं, और दूसरी ये कि थोड़ी सी जुबान का भी है, हालांकि मैंने जुबान तो सीख ली थी बहुत अच्छी, कोई इतना कोई मसाला नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि आइंदा नस्ल के लिए, फ्यूचर के लिहाज से, यानी जो सोशल सरगर्मियां जिसे कहना चाहिए, सोशल और रिलीजियस सरगर्मियों के एतबार से, मैंने कहा कि भाई ये कनाडा जो है ज्यादा बेहतर है। यहाँ अप्लाई किया था, यहाँ हो गया, तो फिर हम यहाँ आ गए, फिर यहीं पर ही मतलब समझिए अब भी यहीं पर ही है। बस ये एक मुख्तसरन ये है। भाई साहब, ये जो शायरी का जो आपको जो ये शौक हुआ, यकीन बात है सुनने वालों के लिए आप कुछ उस बारे में बताइए कि किस तरह से आप जो है वो इस तरफ राग़िब हुए। हाँ, असल में मतलब शायरी की ये कहा जाता है, और ये दुरुस्त भी है, मैं समझता हूँ शायर के शेर कहना खासतौर पे, और समझना भी कह सकते हैं, लेकिन खासतौर पर शेर कहना जो है वो एक एक फितरी सी वो अमल होता है। इंसान हर आदमी जो है वो शायर नहीं बन सकता। वो एक कहा जाता है कि शायर या तो होता है या नहीं होता। ये नहीं मुमकिन कि एक आदमी, अब जैसे बच्चा है वो पढ़ता है, उसको भाई चलो भाई मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, BSc कर लिया, तो किसी सब्जेक्ट में, तो ठीक है अपना। हमारे एक दोस्त हैं वो एक बात वो कहते हैं कि भाई आप किसी भी आदमी को आप कुम या नजफ भेज भेज के आलिम तो बना सकते हैं, और वो आयतुल्ला भी शायद वो बन जाए, लेकिन अगर उसमें फितरी तौर से शायरी की जरासीम, तो आप कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी या कहीं भेज के आप उसको शायर नहीं बना सकते। उसके लिए आपको फितरी वो होना जो है वो लाजमी है, तभी आप ये कर सकते हैं। तो मुझे कहना, मेरे कहने का मकसद ये कि वो थोड़ी सी ये जो मुझे मिली विरासत में, मेरे नाना मरहूम थे बहुत अच्छे शायर थे, और कुछ लोगों को लिए हो सकता है ये बात नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो नसीम अमरोवी साहब एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं पाकिस्तान के, यानी मरसिए के, खासतौर पर वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर थे मरसिए के अभी तक जो हुए हैं, तो वो हमारे नाना के शागिर्द थे। बल्कि जो अमरोहा में जो लोग मशहूर, जो अमरोहे रईस अमरोवी, ये क्योंकि वो अमरोहे में मास्टर थे हाई स्कूल में, तो वो ये जितने भी सरकर्दा लोग, बड़े नामवर लोग, जॉन एलिया और रईस अमरोवी और नसीम रोवी, वो बरहा रास्त या बिलवास्ता मतलब उनके ही शागिर्द रहे थे, क्योंकि उस जमाने में, कब बात है 80-90 साल पहले की, तो एक ही स्कूल वहां पर मेरे ख्याल से होगा उस वक्त। ज्यादा स्कूल तो होंगे नहीं, छोटी सी जगह थी, अब भी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन उस वक्त तो बहुत छोटी थी। तो वो जो नामवर लोग अक्सर ही जो है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता हमारे नाना के शागिर्द, तो उनके उनमें थी, तो उनसे हमारे मामू मरहूम थे, सिफ्ती जाफर के वालिद थे, उनमें आई वो, और हमारी वालदा में मतलब हमारी अम्मी को भी मतलब वो चीज विरसे में मिली, वो जरासीम ने शेरी। और हालांकि वो यानी वैसे कोई इतनी पढ़ी लिखी, जाहिर पुराने जमाने में इतने ज्यादा पढ़े लिखे, खासतौर पर औरतें तो ज्यादा 2-4-6 जमातें ही पढ़ लें, 5-6 जमात, तो वो इतना ही काफी होता है कि थोड़ा सा लिखना पढ़ना आ जाए। लेकिन क्योंकि उनको खुद शौक था, तो वो खुद मतलब खुद लिख भी लेती थी,
और जाहिर है वो पढ़ती भी थी, आती थी। तो इस तरह से मतलब शौक हमें पैदा, फिर क्योंकि हमारे मामू भी मरहूम, उनको बहुत वो था, तो उनके साथ कभी चले जाते थे कहीं महफिल में, कहीं मजलिस में, तो वो उनसे थोड़ी सी वो मिलती थी कभी हम। तो ऐसी तो मुझे याद है, मैं गालिबन शायद इंटर में था उसमें, तो हम एक गए थे मकास महफिल मकासदा थी, तो वहां पर वो एक तरही महफिल थी, तो वहां पर एक वो कायम अमरोवी साहब हुआ करते थे, बड़े अच्छे शायर थे, तरन्नुम बड़ा अच्छा था। तो वो उन्होंने कुछ पढ़ा, तो मैं वापसी हम आ रहे थे, तो हम पैदल चल के आ रहे थे वहां से, रिजविया में हुआ था, तो वहाँ हमारे घर आधे घंटे की वॉक होती थी, तो वो भी था। तो वो जो उन्होंने कुछ पढ़ा था, तो वो मैं गुनगुनाने लगा, तो मैंने अपना भी तरफ से कुछ एक दो ऐसे मिसरे से बना के वो जोड़ दिए हमारे मामू। मामू जानते हैं बात, वो देखने का, भाई तुम्हारे अंदर जरासीम लगती है मुझे, मुझे शायरी की। तो उनका अच्छा तुम कोशिश करना ये जो कुछ खुद कहने की। तो हमने मतलब कहा, बहरहाल वो इतनी वो जैसा तैसा अपना, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा वो दुरुस्त कर दिया था। तो वो यानी यूं गोया इब्तिदा जो है अच्छा हमने जाहिर वो तो उन्होंने तो जाहिर मनकबत थी उसकी, तो हमने वो एक किस्म के गजल के अंदाज में कुछ वो कहे, तो उन्होंने उसको ठीक कर दिया। फिर और एक दो दफा खुद ही उन्होंने कहा, हमने कुछ कहा, उन्होंने ठीक कर दिया, फिर खुद ही कहने लगे भाई तुमको शौक भी है और वो तुम्हें सवाब भी होगा, तुम्हें अपना कुछ ऐसे ना नात या मनकबत, तो वो कुछ कहने की कोशिश करो, तो तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और सवाब का सवाब भी है। जैसे मीर अनीस के लिए मशहूर है कि मीर अनीस भी जाहिर, बल्कि मीर अनीस ही क्या, जितने भी शायर होते हैं वो फौरन ही कोई नात कसीदा नहीं कहना शुरू करते, वो ज्यादातर गजल से ही इब्तदा करते हैं। तो उन्होंने वो भी गजल कहा करते थे मीर अनीस, जो यानी वो खासतौर पर रिसाई अदब क्या, बल्कि उर्दू अदब के जो दो तीन सब बड़े नाम है, बिल्कुल उनमें से एक है मीर अनीस खान। तो उनके भी वालिद ने कहा था कि भाई अब तुम ये गजलों को सलाम करो, ये एक मुहावरा था, ये तो वो समझ गया कि भाई क्या कहने, तो उन्होंने फिर वो गजल बिल्कुल कहनी छोड़ दी, और सलाम, मनकबत, मरसिया, और फिर उनका इतना नाम हुआ कि आपके वो सबसे बड़े मरसिए के सबसे बड़े शायर जो हैं। बल्कि मौलाना हाली ने अपनी उसमें लिखा है वो किताब में कि भाई उर्दू, उन्होंने मीर अनीस को, हालांकि सब लोग नहीं मानते, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर ये है, सिर्फ मरसी का नहीं बल्कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर मीर अनीस। इससे तो यह मतलब मेरी गोया इब्तिदा हुई थी इस तरह से। मेरे ख्याल से बात बहुत लंबी हो गई। नहीं नहीं, खैर अच्छी बात है। वो शायरी के हवाले से मुझे वो याद आ गया कि वो गालिबन मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था, वो सुना तो हमने, जिया मुहियुद्दीन की जबानी था कि शायर को जो है वो शादी जरूर करनी चाहिए, बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना शायरी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको अच्छा शायर नहीं कहूंगा, मतलब आप ही नाराज हो जाएगी। तो बहरहाल, अब भाई साहब की जो शायरी से मैं बहुत तफीज होता हूँ। भाई साहब के लिखे हुए कलाम अक्सर जहाँ जहाँ मौका मिलता है, यानी वो जहाँ कोई कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं होता, वहाँ मुझे बिठाते हैं, तो फिर मैं भाई साहब का कलाम जो है वो पढ़ता हूँ। बहरहाल, चलिए, अच्छा हुआ आपकी शायरी के हवाले से मुझे वो पता चल गया। अब जवेरिया का नंबर है, जवेरिया कुछ सवाल करना चाहिए। मैं सोच रही थी आपने, अच्छा दो सवाल है। एक तो ये कि आपको थोड़ी सी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी जो नंबर्स आपने बोले, मैंने वो नोट डाउन कर लिए, मैं नहीं चाह रही थी कि आपकी बात काटूं। छ क्या क्या लिखा, क्या 76, क्या 76, 76, 76। हाँ, अच्छा, ये बड़ी बात 76। है असल में। अच्छा, अच्छा, उस पर भी मुझे इत्तेफाक से याद है। नहीं 76, अच्छा मैंने 76 साल, हाँ 76 साल की। वो भी गालिबन मुश्ताक अहमद यूसुफी ने ही लिखा था कि ये गिनती और गाली जो है वो अपनी ही जबान में अच्छी लगती है, लेकिन मुश्किल ये है कि इनको गिनती जो है वो अंग्रेजी में अच्छी लगती है, तो इसलिए बना 76 जो 76। कम से कम इस प्रोग्राम के जरिए मेरी भी और मेरे जैसे जितने दूसरे सुनने वाले उनकी उर्दू के नंबर्स की जो है वो बेहतर हो जाएगी। काफी उसी पे कहना सही है कि गिनती और गाली जो है वो मादरी जबान में अच्छी लगती है। और दूसरा नंबर अगर मैं आपसे पूछूं ताइबू, 241, 200 तो मालूम है, लेकिन 41 क्या है? 241, 241, 241, ओके ओके, 241। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये तो ऐसे मामूली से जो लैंग्वेज बैरियर वाले सवाल थे। आप शायरी की जरासीम की आपने बात की। अच्छा, तो ये अगेन अगर मैं अपनी जबान में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं, या अब जो हमारे सुनने वाले हैं जो मेरी जनरेशन के, जो ज्यादा बेहतर इस चीज को समझ सके, शायरी की जरासीम से क्या मुराद है? इंस्टिंक्टिवली एक चीज समझ में आती है, लेकिन क्या आप कहेंगे सेंसिटिविटी है ये,
या आप? नहीं, शायरी का यानी शेर समझने और शेर को अप्रिशिएट करना जिसे कहते हैं ना की सलाहियत जिसे कहना है। शेर समझने, जाहिर है कि आप जिसको कितनी शेर और शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं है, आप उसका हमने शेर पढ़ेंगे तो वो उसको जरूरी नहीं कि वो आप उसको अप्रिशिएट वो करें। आप उसके बड़े से बड़ा अनीस का, गालिब का, जो बड़े बड़े यानी दो तीन जो बड़े बिल्कुल नाम है उनका शेर पढ़ देंगे तो वो मतलब सपाट वो कोई आपको तासुर भी नहीं देगा। तो इसका तो उसको शेर शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं है बिल्कुल भी, या बिल्कुल जानता ही नहीं है दूसरे अल्फाज में। तो जरासीम होने से मेरी मुराद ये थी कि यानी शेर व शायरी से दिलचस्पी, अदब से दिलचस्पी। और इसमें ये तो खैर शेर व शायरी की हद तक मैंने बताया ना, असल में किताबें पढ़ने का और उसका वो मुझे खुद तो इतना शौक नहीं था, लेकिन हमारे मियाजान को, मुझे बल्कि मेरे ज़हन में अभी आया कि मैंने अपने जानने वालों में खासतौर पे यानी रिश्तेदारों में, अपने करीबी दूर जो भी हो, सारे रिश्तेदारों में मैंने किसी के पास भी इतने किताबें मतलब नहीं देखी और किताबों का इतना शौक नहीं देखा जितना हमारे मियाजान को, हमारे वालिद साहब को। इतनी किताबें जमा करते थे वो। और ये नहीं कि ऐसी छोटी छोटी बातें, यानी बड़े उस जमाने में इतने जखीम वो नकुश का मीर अनीस नंबर और जनाब वो किसका, यानी ऐसी मोटी मोटी किताबें के जो मुझे सच्ची बात है उस वक्त कम से कम, आप तो फिर भी है बाद में तो हो गया था, शेर व शायरी से तो मुझे रही दिलचस्पी, और अब भी शेर व शायरी से ज्यादा है नसर के मुकाबले में। अब भी मैं शेर व शायरी से ज्यादा दिलचस्पी लेता हूँ, लेकिन अब नसर में भी है, उसके मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन पहले तो ना होने के बराबर थी। नसर के मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय अखबार पढ़ने के हद तक तो अखबार पढ़ लिया, लेकिन और कोई अफसाना नावल ये लोग जो पढ़ा करते थे नहीं। हमारे मियाजान को मतलब जो वालिद साहब को बहुत किताबें थी उनके पास। अच्छा, जबरदस्त। मैंने इतनी किताबें मतलब किसी भी रिश्तेदार के पास, अपने करीबी दूर किसी के पास भी कभी नहीं देखी। अली अनवर शायद इसकी वो देगा, तस्दीक करेगा। हाँ भाई, यकीन हम लोग का मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा घर भी नहीं था, लेकिन उसमें मतलब बस वो अलमारियां जो है किताबों से जो है वो किताबों से भरी हुई थी। वो हमारा छोटा सा घर था, लेकिन वो उसमें जो अलमारियां थी ना, वो वाकई सही कह रहे, उन अलमारियों में मुश्किल से ही शायद अगर 5 अलमारियां थी ना तो समझ लो 4 अलमारियों में किताबें थी, बाकी 5वीं में मतलब अगर कोई ऐसी और इधर उधर घरेलू कोई चीज होगी। तो बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा, आप शायरी तो ये दूसरे अल्फाज में मैं तो ये शायद तुम्हारे वो बाई चांस हो सकता है कि तो ऐसी बहू मिली है अनवर को कि वो हमारी जो मियाजान की गया, जो कहना चाहिए ना, वो किसी हद तक वो शाहीन में भी आई है। शाहीन को भी जरा शौक है, बल्कि वो शाहीन को भी शौक मेरे ख्याल से मियाजान की वजह से ज्यादा हुआ है। जी जी जी, क्योंकि जी शाहीन जो जब आई थी तो वो मियाजान मतलब उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, तो वो फिर खासा यानी उन किताबों को देखती थी, उनको देती थी, वो करती थी, तो मेरा ख्याल है वो इसलिए मतलब डेफिनेटली वो पहले से भी थोड़ा बहुत शौक होगा जरूर, लेकिन शायद उसकी वजह से और ज्यादा कि भाई वो देख के कि किस किस्म की किताबें हैं क्या हैं। वो हालांकि इंडिया से आई थी लेकिन उर्दू भी जानती थी, तो वो यानी उन किताबों में दिलचस्पी ली, और मेरा ख्याल है उसका उसका असर जो है वो बाइमिया में भी आया। बाइमिया ने जो कल मैसेज दिया, बड़ी अच्छी उर्दू बोली उसमें। हाँ मैंने भी, हाँ वो मैं देखे वाकई जो होते तो मुझे भी थोड़ा सा जरा वो हुआ ताजुब। तो यानी दूसरे अल्फाज में हमारे मियाजान की जो विरासत थोड़ी सी, यानी ये मुताले की विरासत जो है, खासतौर पर रीडिंग की, मुताले की, मतलब उनकी अपनी बहुओं में सिर्फ मेरे ख्याल से बस निशान वो सॉरी शाहीन में ही आई है, और मेरे ख्याल से और किसी को ऐसा कोई खास शौक मुताले वताले का ज्यादा नहीं है किसी दूसरी बहू को। और या फिर उनकी बहुओं में फिर तो तुम्हारे अंदर आई है। मुझे नहीं पता कि दूसरों का तो के सहरिश को या उन लोगों को मेरे ख्याल से शायद इतना कोई नहीं खास मैं नहीं वैसे सकता। मेरी मेरी वैसे माशाल्लाह चारों बहुओं को जो है मतलब डेफिनेटली अब वो उस तरह की मसरूफियात पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इरम का जौक तो खासतौर पे बहुत बहुत अच्छा है इस हवाले हाँ से। आइटम का भी अच्छा है। और
सहरी जो है वो वैसे मतलब पढ़ते पढ़ाती है, क्योंकि काफी उसको उसको वैसे मतलब शौक है मर्द सी है। और हाँ जाहिर, जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं वो बाहर, उनको सलाम किसी ये। हद तक तो होता है, वरना वो फिर जाहिर कैसे और पढ़ेंगे। जब होरा ने खुद क्योंकि पढ़ेंगे बाद तभी तो में पढ़ेंगे ना। यानी अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल की, तो इस लिहाज से उसको भी खासा शौक है। और वो अपने चारों बच्चों को लगाए रखती है, बल्कि यहाँ पे भी वो लगे ही रहते हैं माशाल्लाह से। दोनों पोतियां जो है यहाँ पे भी हर वक्त जब देखो हाँ वो या तो तो खैर मैंने तालियां देखा, तो वो भी उनको भी तालियां बहुत में बैठी होंगी। नहीं, ये अच्छी बात होती है भाई, आज भी मुताले का शौक होना बहुत अच्छी बात होती हाँ, ये तो है। बहुत 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 बड़ी, वाकई में बहुत बड़ी। एक तो दोनों, एक तो वक्त गुजारी के लिए भी बहुत अच्छा, फिर आदमी को नॉलेज गेन कर, यानी नॉलेज गेन करने के लिए, अरे ये एक तरीका। अब बिल्कुल। हालांकि ये ज़ौक कम होता जा रहा है सही मुताले का जो है। चलिए, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि माशाल्लाह मियाँजान मरहूम भी इस कदर हाँ, इस सवाल तो वो, हाँ, ये क्योंकि तो मैं सही, ये मैं सही खुद मानों में मुताले का अल्हम्दुलिल्लाह जो वो कोई आया जॉब है नहीं रहा, हमारे। इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया था। लेकिन हाँ, भाई साहब ने अच्छा उसको बता याद दिला दिया कि ये यार को तो वाकई बहुत बहुत शौक था किताबें पढ़ने। बहुत बहुत मतलब वो तो, और वो ये अच्छा, ये नहीं कि वो अपने, वो मुझे याद है हम भी छोटे होते थे तो वो बच्चों की दुनिया, हाँ, और क्या मतलब, नौनिहाल, नौनिहाल। नौनिहाल, हाँ वो नए करते थे हाँ, वो, वो भी देखे ना। लाए। अब जाने वो उनकी जो एज थी उसके लिए उनके वो बच्चों की दुनिया या नौनिहाल या उनके कोई दिलचस्पी का ऐसा खास था, लेकिन वो बच्चों की वजह से कि वो बच्चों में पढ़े उसको, ये तो वो मतलब खरीद के अपने लिए तो जो लाते थे, ये खास तौर पर बच्चों के लिए लाते थे वो। बहुत उम्दा माशाल्लाह। तो अब मैं इंशाल्लाह अपनी बच्चियों को भी ये बात बताऊंगी, क्योंकि परदादा से माशाल्लाह ये परदादा को भी इस कदर शौक था। यहाँ भी जो है हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है और उन लोगों के यहाँ जो लाइब्रेरी है, जैसे मोहसिन के घर पे, तो इन लोगों की किताबों की बड़ी दोस्ती है, सबकी आपस में किताबों का लेन देन चलता रहता है। बड़ा रिकॉर्ड हाँ रखते हैं अच्छी भाई, बात। किसने कौन सी किताब बोरो की है, कब तक वापस करनी है, सब माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज हमारे खानदान में तो कम से कम क्या राइज है अच्छी तरह से। हाँ, तो ये तो है। हम्म हम्म अच्छा भाई साहब, अब ये थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से, अब क्योंकि मेरा तो जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में भी बताया था, मेरा तो बहरहाल ओढ़ना बिछोना खाना पीना सभी कुछ क्रिकेट हो गया। लेकिन अक्सर वैसे लोग जैसे पूछते भी हैं कि भाई मतलब आप जो यानी विरासत में मिली क्रिकेट, यानी पेरेंट्स की तरफ से कुछ, तो ये पता है भाई बिल्कुल। मेरे जान को तो बिल्कुल भी क्रिकेट का जरा सा मैं नहीं समझता कोई हाँ नहीं शौक था भी। और भाइयों में भी मेरा ख्याल है मेरे अलावा शायद आपने ही एक रीजनेबल क्रिकेट शायद, यकीन आप बड़े ना होते, घर की शायद जिम्मेदारियां आप पे ना पड़ती, तो शायद मुमकिन आप और बेहतर क्रिकेट खेलते। लेकिन मेरे अलावा शायद आपने ही एक क्लब लेवल की क्रिकेट जो है खेली थोड़ी बहुत क्या। हाँ हाँ, मतलब और किसी भाई को, वाकई में मैं अपने भाई में जाहिर सबसे बड़ा था, तो अ, और जाहिर है कि अक्सर पाकिस्तान में तो खासतौर पे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ शुरू ही से रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही, के वो क्रिकेट और हॉकी, एक जमाने में, अब तो हॉकी भी बिल्कुल खत्म ही हो गई है, ना होने के बराबर समझ लीजिए। लेकिन क्रिकेट भारत में शुरू से ही खासी वो रही, और हॉकी और क्रिकेट दोनों ही बराबरी का वो था, बल्कि हॉकी में तो ज़रा बेहतर, निस्बतन बेहतर था क्रिकेट के मुकाबले में पाकिस्तान। अब तो वो बिल्कुल ही तकरीबन खत्म ही हो चुकी है एक लिहाज अब से तो हॉकी। नहीं नहीं, अब तो तो हम लोग कहते हैं अब तो खराब हो गया। मैंने कहा अब पता नहीं है भी या नहीं, हो गया तो ये अलग बात है। हाँ हाँ, तो वहाँ क्रिकेट का शौक था, और जैसे कि ज्यादातर वहाँ के लड़कों को काफी को, वाला अक्सर को होता है, कम या ज्यादा, यानी किसी को सिर्फ देखने की हद तक, और वैसे होता है ज्यादा इतना खेलते शरीर में, लेकिन मान लो हमें देखने का भी था और दायरे खेलने का भी था, तो वहाँ मोहल्ले की टीम में भी, फिर और दूसरे यानी थोड़ी सी बड़े लेवल पर भी, और तब वो भी इत्तेफाक हुआ। लेकिन वही बात है ना कि फिर अब जारी का हम सबसे बड़े थे, तो फिर जॉब वगैरह का भी, पढ़ाई था जॉब, तो फिर इतना आसान मतलब नहीं रहा था, तो बहुत ज्यादा उसको अब खुद खेलने की हद तक इतना ज्यादा उसको परवाह नहीं चढ़ा सके बाहर, लेकिन देखने की हद तक और उससे मुतालिक मालूमात की हद तक वो अभी भी है, मतलब वो काफी है। अभी हाँ, भी वो तो हमारी भाभी। वो शौक तो तकरीबन सभी भाइयों को, लेकिन भाईजान मरहूम में बहुत बहुत ज्यादा ही हाँ था। उनमें से बहुत था, बल्कि वो यानी तो मालूमात की, वो तो बड़ा जहां तक इंटरनेशनल मालूमात लेवल की, के स्टैटिस्टिशियन भी कहलाए। हाँ, जहां तक उनके उनके मालूमात, आर्टिकल्स तो बल्कि विजडन
जो एनुअल विजडन मैगजीन होता है उसमें भी छपे। हाँ, यानी जहाँ तक मालूमात जमा करने का या उससे मुतालिक क्रिकेट से मुतालिक मालूम करने का शौक है, वो तो मुझसे भी यानी हम भाई में सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा अरुण को उसने हालांकि खेली तो मेरे ख्याल से नाउन के बराबर ही शायद ही उसने खेली हो सकता है कि बिल्कुल छोटा हो तो ऐसे ही बस खेल लिया हो, लेकिन यानी थोड़ी सा हायर लेवल पे बिल्कुल नहीं खेली उसने। हायर लेवल पे तो बस यार थोड़ा सा हायर लेवल मैंने और अलीनवर ने तो काफी यानी मुझसे भी ज्यादा हायर लेवल पे खेली, और थोड़ी बहुत अपना आली मैदर ने भी थोड़ी भाई ने, खेली। हाँ भाई ने कॉलेज की टीम में थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है शायद 11 पूरे करने ही के लिए थे वैसे। उनको भी ऐसा कोई शौक तो नहीं था, हाँ, कोई ऐसा खेलने का तो यानी कोई नहीं था। अब तो बहरहाल वो पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को लोग कम और भाई मियां को ज्यादा जानते हाँ, हैं वो तो खैर भैया। है, अब तो कुछ वो तो और बात है। तो तो ये सब अब जो है ना, ये अपना हमारे वही मोहल्ले में काफी अच्छे क्रिकेटर कुछ गुजरे हैं, जो यानी काफी अच्छे लेवल पे, जैसे नाम लिया जहीर अब्बास थे अपना, एक सैयदैन हुआ करता था वहाँ आपके, गुलाम अब्बास भी वही थे, गुलाम अब्बास भी वही, हाँ गुलाम अब्बास था, वो नसीमुल्लाह भी वही अली। इलाके में रहते थे, नाम रहते हैं गोया यानी करीबी मोहल्ले में। हम्म, तो हमारे यानी वो उस जगह से काफी अच्छे क्रिकेटर भी और दूसरे अदबी लोग शोरा मतलब वगैरह, वो मतलब बड़े इरम इरम लखनवी एक हुआ करते थे, वो भी वहीं जहाँ ये जहीर अब्बास वगैरह रहते उस साइड पे वो रहा करते थे। अपना वो थे बेहजाद, अनवर बेहजाद, हाँ अनवर बहजाद। वो ये अपना खबरें पढ़ा करते, बहुत मशहूर। शकील अहमद, वो यानी सलीम अहमद एक बहुत मशहूर वो थे, वो यानी जहांगीर रोड इस एतबार से बड़ा जरखेज, लालू खेत है ना, लालू लियाकताबाद लालू खेत और जहांगीर रोड, मतलब इस एतबार से बड़ा जरखेज के वहां पर शोरा की, अदीबों की, ब्रॉडकास्टर्स की, इनके बड़े यानी नामवर किस्म के लोग वहां रहे हैं मतलब। अच्छा भाई साहब को पता नहीं याद हो या नहीं याद हो, मुझे मेरा जो पहला क्रिकेट बैट था वो भाई साहब ने मुझे खरीद के दिया था। और वो जहीर भाई यानी जहीर अब्बास भाई जो है वो इंग्लैंड से लेकर आए थे, मुझे अभी तक याद है 125 रुपए में जो है वो ला के दिया था उन्होंने, मुझे याद है। और उसके साथ जहीर भाई ने एक एक बैट मुझे और अपनी तरफ से जो है वो दिया था। तो पहले दो बल्ले थे जो जाती बैट मिले, तो मुझे याद है वो दोनों बल्ले मैं बहुत संभाल के मैंने रखे थे। और मैं जब शारजा गया था 76 में, उस वक्त दोनों बल्ले अपने साथ लेके गए थे। हैंडल वैंडल टूट गए थे उनके, नए हैंडल डलवाए हो किए थे सब। बड़ी यादगार चीज, बहुत जबरदस्त। हम बात करें आपके बचपन वगैरह की, बचपन की और जवानी की, तो जरा आप हमें ये समझ में आया कि किस तरह की तरबियत आपने पाई, किन चीजों ने आपकी शख्सियत को बनाने में किन चीजों का इन्फ्लुएंस था। तो अगर आप जैसे अब आप बड़े हो गए, फिर आपके माशाल्लाह अपने बच्चे हुए, तो आपने अपने बच्चों की तरबियत का जो सफर था उसमें आपने क्या चीजें सीखी, और आप तरबियत के हवाले से अगर कोई नसीहत करना चाहें अपनी आने वाली नस्लों को, तो क्या कहेंगे आप? तरबियत का तो सच्ची बात है, कोई यानी बड़ी कोई खुसूसी तवज्जो तो मैंने मतलब नहीं दी अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में भी। मतलब एक उमूमी जो होती है वो तो थी, लेकिन कुछ लोग बड़ी खुसूसी वो देते हैं तवज्जो, वो तो भारत मैंने मतलब नहीं दी। और जाहिर को ज्यादातर तो ये माए ही हालांकि सिर्फ माओ का काम नहीं होता, ये तो जाहिर वो दोनों का काम होता है, वालिदैन का। लेकिन जाहिर कि वो मर्द जो है अमूमन हमारे माशरे में वो बाहर मसरूफ रहता है अपना काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में, तो जाहिर है कि उसको घर में रहने का वक्त इतना नहीं मिलता। जाहिर माएँ घर पर ही अमूमन होती हैं, तो वही जाहिर अपनी तरबियत में जो बड़ा हिस्सा हमेशा से ही रहा है और अब भी है। हालांकि अब फिर भी माएँ भी अब काफी जगह मतलब जॉब फुल टाइम भी करती हैं, फुल टाइम नहीं तो कुछ पार्ट टाइम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बारह एक वो मेरे ख्याल से एक नेचुरल है। हालांकि अब यहाँ वेस्टर्न सोसाइटी में तुम तो यहाँ तुम्हें भी इतना अर्सा हो गया रहते हुए यहाँ, ये कहने को ये भी कहते हैं कि भाई वहाँ औरतों को ये मतलब मर्द क्यों नहीं करते और ये वो, लेकिन यहाँ पर भी मैं तो देखता हूँ कि जो वहाँ के मुकाबले में कम सही हमारे माशरे के, लेकिन यहाँ पर भी जो मेन जिम्मेदारी जो उठाती है वो औरत ही मतलब उठाती है बच्चों की तरबियत वगैरह के सिलसिले में।
मैं समझता हूँ कि बाल बच्चों के साथ में जैसे कहते हैं ना कि अपना एक फ्री माहौल, एक आजादाना माहौल, यानी उनको कोई बेजा उनको कोई रोक टोक जो है वो इतनी नहीं करनी चाहिए। एक हद तक तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त बात बात पे जिसे कहते हैं नहीं ये यहाँ से ये क्यों किया, ये यहाँ से इस तरह से क्यों किया, इसको इस तरह से, तो वो इतना अच्छा असर डालती नहीं है बच्चों पर। उनको मतलब एक फ्रीडम दें विथ इन लिमिट्स ऑफ कोर्स, और उनको अपना अखलाक का यूं समझ लें, यानी खुश अखलाकी सिखाना, अदब तहजीब, अपनी जुबान की तरफ उनको। अब हम देखें घर में होते हैं हमारे, अल्लाह की शुक्र अभी से हमारे साथ वो सभी का भी आजकल यहीं रह रही है, तो उसकी दोनों बच्चियां जो हैं वो, खासतौर बड़ी बच्ची वो बड़े, हालांकि 4 साल की है वो, लेकिन वो अच्छी मतलब उर्दू जो है वो तो बोल लेती हूँ। हम घर में यही बोलते हैं, और बल्कि वो नॉर्वे में भी थे तो हम अपने बच्चों से हमने ये कहा घर में हम उर्दू ही बोलेंगे, उनको नॉर्वेजियन वॉर्वेजियन ये कुछ नहीं, नॉर्वेजियन तो बाहर भी सीख लेगा। और लोग यही असल में गलती करते हैं कि हमारे माशरे की जब वहां से आते हैं कि वो बहुत तो खुश होंगे, दूसरे को बताएं हमारा बच्चा जनाब ऐसी जबरदस्त अंग्रेजी बोलता है वो। अरे बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, अपने घरों को वापस जाते हैं, तो दादा दादी, अब जाहिर है वो ज्यादातर दादा दादी नाना नानी वो बेचारे इतनी इंग्लिश, तो वो मुंह तक रहे होते हैं, वो उनसे बात करते हैं, वो समझ या तो बिल्कुल समझ नहीं आती बच्चों की, या कुछ समझ में आती है वो अंग्रेजी में जवाब देते हैं, तो वो बेचारे मुझसे होते हैं। तो आप कहने का मकसद ये कि ये तो आप अपनी जुबान, अपनी माशरत, अपनी तहजीब जो है वो तो आप ही सिखा सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ की तहजीब, यहाँ की माशरत, यहाँ की जुबान तो वो जो बाहर निकलेगा तो वो सीखी ऑटोमेटिकली, सीखनी उसको कोई स्पेशल कोई जरूरत तो है नहीं उसको। तो ये कि अपनी जुबान, अपनी माशरत, अपनी तहजीब, अपना अदब, ये आपको घर ही से सिखाने की कोशिश करें। अपनी जुबान में हम यही करते हैं, हम यहाँ बच्चों से अपनी ही जुबान में बात करते हैं। और कुछ बच्चे जाएंगे बाहर वो थोड़ा सा अंग्रेजी बोलेंगे तो हम कभी तो मजाक में, कभी अंग्रेजी तुम्हारी समझ में नहीं आई बात, उर्दू में बताओ, तो बेचारे थोड़ा कभी जरा मुश्किल होती है, लफ्ज नहीं मिलेगा तो वो मिक्स कर दो, उनको उस हद तक तो ठीक है जाए, बच्चे को सारे अल्फाज इतनी वोकैबुलरी थोड़ी होती है, लेकिन वो कम से कम उनको ये अंदाजा होता है कि भाई हमें अपने माँ यानी दादा दादी नाना नानी से मतलब उनकी जुबान में ही बात करनी चाहिए, तो वो बेचारे कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश ही जो है वो फिर उसको दिलचस्पी भी पैदा करती है, वरना जाहिर है अगर आप खुद ही कोशिश नहीं करेंगे। दूसरे ही के जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही जरूरी होता है वो एक सिलाए रहमी जो है वो, जाहिर है कि तुम भी सुनते रहती होगी, मजालिस में भी, महाफिल में भी, उलमा भी जिक्र करते हैं, वो बहुत जरूरी, यानी जो आपस में एक जो बॉन्ड जो पैदा करते हैं वो सिला रहमी, जिसके यानी इतने फवायद हैं, यानी दुनिया में भी दीनी दुनियावी दोनों फवायद हैं इसके जो है। आप जितना बॉन्ड मजबूत रखेंगे अपने, खासतौर पे जो करीबी, यूं तो दूर के रिश्तेदारों उनसे भी रखना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है सबसे, वो बिल्कुल जो करीबी आपके जो खूनी रिश्तेदार जिन्हें कहते हैं ना सिला रहमी, ये लफ्ज ये बना इसे मतलब कहा जाता है ना रहम मादर, जिसे वो इस्तेमाल होता है लफ्ज रहम, तो ये सिला रहमी यानी वहां से ही ये शुरू होता है, वहां ये बहुत जरूरी है, इससे आपकी दीन दुनिया दोनों फवायद जो है वो हासिल होते हैं। मैं तो यही कहूंगा, मतलब कि अपने छोटों क्या बल्कि बड़ों के लिए भी ये चीज है, सिर्फ ये नहीं कि छोटों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मतलब छोटे बड़े बूढ़े सबके लिए। बिल्कुल। उर्दू के हवाले से बहरहाल भाई साहब आपने अगर अपनी जबान बोलनी चाहिए तो माशाल्लाह, मैं देखा आजकल आप जो है उर्दू की तबलीगात पे जो है वो बहुत जोर दे रहे हैं कि जिसको उर्दू आती है लिख दी, उर्दू में लिखा करे, अंग्रेजी रस्मुल खत नहीं इस्तेमाल करे, वो वाकई बहुत हाँ बहुत बहुत अच्छा। आपने अभी मेरा ख्याल है कुछ अर्से पहले वो शायद भेजी थी ना एक वो जिसमें ये लिखा था कि भाई बल्कि उसमें आपने वो शायद टर्की की मिसाल भी दी थी, टर्किश लैंग्वेज जो है किस तरह से जो है वो इंग्लिश में बदल गई, हाँ तो वो ये वाकई में हकीकत है कि जो लोग उर्दू लिख सकते हैं उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि वो उर्दू में ही उर्दू में लिखे, जब भी लिखना हो, हाँ ये मेरी बजाय आदत थी। इसके वो
हाँ, वो रोमन इंग्लिश में लिख के जो है उर्दू भेजे हाँ वो। हाँ, मुझसे तो बिल्कुल। खैर मेरी पढ़ी नहीं आदत यार उनके कि मैंने। लोग मुझे मैसेज कोई भेजता भी है ना इंग्लिश में, तो मैं अगर मुझे पता है कि ये उर्दू जानता है, यानी कम से कम वो पढ़ लेगा। हम्म। ये और बात है कि कोई ऐसा आदमी भेजे, जाहिर है कि अब गोरा ही किसी ने मुझे इंग्लिश में भेजा तो उसको जाहिर मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा। लेकिन कोई ऐसा जिसको मुझे पता है कि भाई ये जानता है उर्दू जो है, तो वो इंग्लिश में ही मुझे मैसेज जाएगा, मैं उसका जवाब हमेशा उर्दू में देता हूँ हम्म। उसको। वो इंग्लिश में ही जवाब दूंगा उसको, मैं हमेशा उर्दू में दूंगा। तो हम्म। यही एक तरीका होता है, तो कि भाई आदमी दूसरे, फिर वो भी, बल्कि ऐसा हुआ है कि मैं लोग जानता हूँ, कुछ दो चार लोग हैं ऐसे कि वो अच्छा इंग्लिश में भेजते, मैं उनको उर्दू में जाते हैं, तो अब उन्होंने भी फिर उर्दू में ही मुझे भेजना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि चलो ये अच्छा करना। हाँ भाई रजी साहब, हमें ख्याल आया कि भाई हम क्यों ना करें, हम जब उर्दू अब तो अवेलेबल भी है, हम्म। यानी अक्सर अब मेरे पास आईफोन है, तो आईफोन में तो इनबिल्ट है वो। जी। तो ये फायदा होता है बड़ा अच्छा, वैसे इससे फायदा मेरा भी बहुत हो रहा है कि मेरी इतनी आप इस्लाह करते हैं। मैं वाकई मैंने कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि उर्दू लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे सिंपल से अल्फाज, मैंने अस्सलाम वालेकुम के मैंने हिज्जे गलत कर दी, मुझे खुद हैरत हुई बाद में। लेकिन मैंने नोटिस ही नहीं किया था, है। जब तो आपने ये तो पॉइंट आउट किया। हाँ, तो ये फिर तुम नहीं, मुझे। मतलब ये तो अच्छे खासे, मतलब बड़े रसीदा लोग भी, मतलब वो भेजते हैं, तो वो मतलब वो इस्लाम हाँ, अलैकुम। इस्लाम तो मैं, इस्लाम वालेकुम लिख देते बजाय हाँ, तो अस्सलाम मैं वालेकुम। मैं उनको मैं उनका ऐसे ही, तुम बड़े यानी माकूल तरीके से, मैं माजरत के साथ, मैं उनको जरा मिजाज, हिस्से मिजाज भी, भाई इस्लाम है, मैं उनको लिखता हूँ माजरत के साथ, इस्लाम हमारा मजहब जरूर है लेकिन सलाम की जो का इमला जो है ना, वो हम्म। इस्लाम वालेकुम नहीं, बल्कि अस्सलाम वालेकुम, जिसमें यानी अलिफ लाम अल्लाम। इस तरीके से या तो खाली सलाम वालेकुम लिखे आदमी, अलिफ ना लगे। हाँ, या तो बजाय सलाम इस्लाम वालेकुम लिखो, लिखने के या फिर सलाम से ही शुरू करे। हम्म। यानी या हाँ तो अस्सलाम वालेकुम लिखना है, तो यानी अलिफ लाम सीन के साथ। हाँ, और वरना फिर अरे खाली सलाम अलैकुम हाँ, लिख लो। या बस खाली सलाम लिख दो बस, चलो नहीं, ठीक। बहरहाल जवेरिया की उर्दू तो देखिए, आपने अंदाजा लगाया होगा, बहुत अच्छी हो गई। जो खुद ही उसने कहा कि आपने इस्लाह की। अभी इस्लाह बताते खुद जो है वो, हम तो उर्दू बोलने वाले भी कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वो तो अच्छा हुआ आपने मेरी उर्दू सही कर दी चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग के साथ उठते बैठते हुए मेरी और बेहतर इंशाल्लाह होती चली जाएगी। अच्छा ताइबू, आप जो बात कर रहे थे, जो तरबियत की आपने बात की, उससे मुझे दो जो है ना चीजें मेरे जहन में आई, जो वाकयात या मेरा इंप्रेशन, कुछ मेरे ख्यालात आपके बारे में, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर लूं। एक, आपने कहा फ्रीडम बच्चों को थोड़ी सी देनी चाहिए ना तरबियत में, जो कि बिल्कुल हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं। अच्छा, तो जब मैं आपसे मिली शुरू शुरू में शादी के बाद, तो आप बड़ी रुखदार शख्सियत है, मतलब। तो मतलब जाहिर सी बात है, मैं इतनी ज्यादा फ्री नहीं थी या कुछ। तो जब मेरी छोटी वाली साहबजादी हो गई, तो हमें याद है आप ओकेजनली आके रहा करते थे वहाँ, हमारे पिछले घर की बात है ये। तो शायद छोटी वाली जो थी, वो इतनी 3 साल की थी या 2 साल की। अच्छा, वो हैं जरा शुरू से ना ज्यादा, बस इरादे पे अपने अम, अटल। स्टबर्न, हाँ जी। मैं मतलब मैं डिप्लोमेटिक मजबूत, इस्तेमाल करना चाह रही मजबूत, थी। मजबूत कुव्वत इरादी बिल्कुल बिल्कुल वही, कि अड़ियल है बड़े होके सुने तो बुरा नहीं लगे। तो अच्छा, तो मुझे याद है कि आपका जो है नाश्ता एक बड़ा एक खास सा होता था, या एटलीस्ट हमारे जहन में है कि भाई ताइबों के लिए ये चीजें होती हैं, वो एक खास उनका नाश्ता होता है। तो मैं आपकी ट्रे मैंने ले जाके रख दी, वो अपनी बेटी साहिबा को मैं दे रही हूँ नाश्ता, तो नहीं, मैं तो बड़े दद्दा का नाश्ता करूंगी। तो मैंने कहा, अरे मतलब बड़े दद्दा से ठीक है, बहुत अच्छे लगे। लेकिन मेरे जहन में ना एक फॉर्मेलिटी है, मतलब ऐसे थोड़ी बड़े दद्दा से के साथ वो जाके बैठी आपके साथ, और आपने इसको इतने अच्छे से खिलाया, और बल्कि उसने आपकी प्लेट में से खाया। और फिर उसके बाद इस कदर वो आपसे मानूस हो गई कि वो एक दफा रात को भाग रही थी, सो नहीं रही थी, और मैं उसके उसके पीछे पीछे मैं भाग रही थी कि भी कंघी करा लो। कंघी कराना, अगर जो लड़कियों की माएँ हैं वो इस दुख को समझ सकती है कितना मुश्किल होता है, कि लड़कियां जो है वो चाहती भी कि लंबे बाल भी हो हमारे, लेकिन वो कंघी भी नहीं करेंगी, खैर स्पेशली जब छोटी होती हैं। तो वो अब मुझे ये नहीं याद कि वो उसी ट्रिप की बात है या किसी और ट्रिप की बात है। बहरहाल कोई ना कोई रात का वक्त था, और मैं उसके पीछे भागी थी, कंघी करा लो, कंघी करा लो, पोनी बनवा लो। नहीं कर रही थी वो। तो पता नहीं क्या उसके जहन में जिद चढ़ी कि नहीं, मैं बड़े दद्दा से करवाऊंगी। फिर मुझे वो हुआ कि काफी झिझक हुई मुझे, लेकिन आपने इतने मजे से कहा, अच्छा ठीक है हम कर देंगे। तो वो एक इमेज मेरे जहन में अभी तक, एक तस्वीर जो है महफूज है, कि उस छोटी सी वो, और आप उसकी कंघी कर रहे हैं और उसकी पोनी बना रहे हैं। कि भाई तो भाई साहब की बच्चों के साथ तो दोस्ती हमेशा से मशहूर है भाई। मतलब
हम जब ये हमारे बच्चे भी छोटे थे, यानी अब तो खैर वो दादा की हैसियत से करते होते, एक अलग ही जो ग्रैंड पेरेंट की एक वो होती है, लेकिन यानी अपने भतीजों के साथ भी भाई साहब का जो है वो इसी तरह से मुझे याद है, हसन हुसैन ये मतलब इन लोगों के साथ भी ऐसे ही अच्छा, रहते थे। माशाल्लाह। बल्कि अभी भी रिसेंटली भी ताइबू, मुझे नहीं पता कि आपको याद हो, यानी रिसेंटली जो आप आए थे और आप बच्चियों के कमरे में ठहरे हुए थे, कहीं जाने के लिए हम तैयार होते, तो हमारी छोटी वाली जो थी, मैं गई कमरे में कि मतलब वहां से निकलो, ताइबू को मतलब तैयार होने दो उनको। तो वो बैठी हुई अपनी चूड़ियां दिखा रही थी, तस्वीर भी खींची मैंने। तो वो उनसे मशवरा ले रही थी कि ये देखिए मैं ये वाली चूड़ी पहनूंगी या ये वाली। और ताइबू कह रहे अच्छा अच्छा जी, अब जो भी मैंने कहा, बहरहाल वो बड़े, बड़ा मजे का वो इंटरेक्शन लगा, माशाल्लाह। हाँ, नहीं भाई, अभी हमारे यहाँ वो मतलब जो इसकी सभी का मतलब यहीं पर ही रह रही है हमारे साथ ही, तो वो उसकी दोनों दो छोटी बच्चियां हैं, तो खासतौर पे सबसे छोटी वाली, हालांकि वो अभी 2 साल की हुई है, लेकिन वो नाश्ता बिल्कुल नहीं बड़ी मुश्किल से करेगी, अपनी माँ करेगी बहुत, लेकिन वो मैं जैसे ही नाश्ते के लिए बैठूं वो आगे बैठ जाती है मेरे साथ, तो मतलब मेरे साथ करती है। तो जी। फिर वो सभी का भी ला के देती, भाई अब वो आप ही खिलाई, तो मैंने कहा, अच्छा हम्म। मुझे मैं खिला देता हूँ। ये मजे की बात है, माशाल्लाह। ऐसा हम्म। तो वो किसी से नहीं खाए, लेकिन वो जब भी खाना खाने बैठूं, और अगर वो है, होता ही है जाहिर, घर में ही होती है, तो या हम्म। और नाश्ते के वक्त तो लाजमी, मतलब वो कहीं उसको पता नहीं आहट हो जाती है क्या, मैं अगर कहीं वो उधर नहीं भी है, लेकिन मैं किचन में जाऊंगा बना के देसी ला के बैठता हूँ, तो जहां मेरी एक खास जगह है मैं वहीं पे आके बैठता हूँ, तो वो पहले से भाग के वहां आके बैठ जाएगी मुझसे पहले जिस जगह में बैठो हाँ, वहां आके बैठ जाएगी। बहुत ही मजे की बात, उसको पता है माशाल्लाह। यहीं आएंगे, और उससे लाजमी, चाहे उसने खाया हुआ भी होगा उस वक्त, तब भी वो मुझसे जरूर खाती है। हम्म। वो अपना हिस्सा आपके खाने में से जरूर हाँ। काटती हूँ, माशाल्लाह। बड़ी यादगार चीजें होती हैं, इंशाल्लाह ये हमारे हाँ। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। अच्छा, आपने हम्म। तब एक और बात की, सिले रहमी की। तो हम्म। इससे अब मैं दो चीजें, एक चीज मैं बताऊं कि सिले रहमी का जो है, मैंने आपसे सबसे पहले मैंने आपको देखा ये करते हुए कि आप अक्सर और बेशतर जब अब्बू को फोन करते हैं, या कभी अगर मेरा ख्याल है कभी ना कभी हमारे लैंडलाइन भी हुआ करती थी, अब तो नहीं है, तो आप लैंडलाइन पे फोन करते थे, तो आप, मैंने अगर फोन उठा लिया तो आप मुझसे भी पूछते थे, मेरे बारे में भी पूछते थे, और मेरे भाई के बारे में भी, मेरे अम्मी बाबा के बारे में भी। तो हम्म। अच्छा, तो मैंने ये, अच्छा एक दफा हुआ, दो दफा हुआ, हर दफा फिर आप इंसान नोटिस करते हैं ना कि सामने वाले की वाइब क्या है, उसकी मतलब वो किस अंदाज से वो वाइब, बहरहाल आप समझ गए होंगे मकसद क्या है। तो हम्म। मैंने फिर बात की थी एक दफा किसी से, कि आबिद से, किसी घर वाले से ही बहरहाल, कि अच्छा मुझे इतनी हैरत होती है, ताइबू जब मुझसे पूछते हैं तो वो ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं पूछते, ही एक्चुअली केयर्स, ऐसा मालूम होता है कि शायद वो जेन्युइनली पता करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने, जिससे भी मैंने बात की आबिद से, जिसने कहा हाँ मतलब जाहिर सी बात है। तो मेरे लिए बड़ी हम्म। एक हैरत की बात थी कि अच्छा आपको एक एक की बड़ी जेन्युइनली आप पूछ रहे हैं, ऐसी आप मतलब इंसान अगर एज ए फॉर्मेलिटी पूछे तो एक दफा पूछ ले पे खत्म, मतलब हर दफा क्या जरूरत। लेकिन फिर माशाल्लाह मैं देख रही हूँ इतने सालों से कि आप सबसे कांटेक्ट में रहते हैं, वक्तन फवक्तन आप खैरत वगैरह पूछते रहते हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, बल्कि मैं ये भी बताऊं कि मैंने ये इस चीज से इंस्पायर होकर बड़ी रिसेंटली मैंने ये चीज शुरू की है कि मैंने महीने के शुरू में, कोशिश तो थी कि पहली तारीख को कर लो, खैर बहरहाल पहली तक मैं अभी तक इतनी पाबंद हुई नहीं हूँ, लेकिन हर महीने मैं अपने पूरे खानदान, सारे खाला मामू हाँ, सबको मैं, मैं कह रहा तुम्हारी बात कर रही है, पहली को नहीं करना, वो लोग तो यार खा फोन आ गया। हाँ, लोग पहले को मांगेगा, इंतजार वापिस बैठेंगे, मांगेगा। जवेरिया का फोन फोन आने बताने। मसरूफ हो जाएंगे इसी में। हाँ, बोले जवेरिया मैं तनख्वाह मिली हो इसीलिए तो नहीं कर रही कहीं। हाँ। तनख्वाह मिली है, जो वापस करो वही है। सॉरी, तेरे बात कट चलेंगे, गई तो आइए नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, पहली को इंशाल्लाह फिर मैं नहीं करूंगी बिल्कुल। तो बहरहाल कोशिश होती है कि हर महीने में फिर बिल्कुल आपकी डायरेक्टली इस बात से इंस्पायर होकर फिर मैंने ये शुरू किया। और बल्कि जब मैंने पहली दफा अपने पप्पो को फोन किया तो वो इतनी मतलब बेइंतहा मुखलिस हैं, हमारी एक ही पप्पो हैं, और इतनी मुखलिस, और उन्होंने इतना नाराजगी का इजहार किया कि तुम लोग सब बड़े होकर भूल गए पप्पो को। और मैंने कहा कि बिल्कुल भी भूले नहीं, क्योंकि वाकई हम इतना याद करते हैं, मैं इतनी ज्यादा चीजें मैं लिखती हूँ जिसमें पप्पो का जिक्र है, लेकिन पप्पो को क्या पता, उनसे तो मेरी बात ही नहीं होती। तो मुझे उससे और ज्यादा जो है एहसास हो कि कितना जरूरी है ये करना, जो आप करते हैं, और बिल्कुल। अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जारी रखूं इसको इंशाल्लाह। अच्छा, इसी से अब आप कुछ कहेंगे यहाँ पे? नहीं, बस मेरा ख्याल है भाई साहब का टाइम जो है वो पूरा हो रहा है, बस अब भाई ठीक साहब है, को कर दो। ठीक है, टाइम ले लिया। सही है, ठीक है। बस बस इससे और रिलेशंस, अपने ताल्लुक निभाने के ही हवाले से एक सवाल,
आप हमें जो है हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई एडवाइस इन रिगार्ड्स टू दिस, कि रिलेशनशिप्स किस तरह से मेंटेन किए जाने चाहिए, क्या क्या किन चीजों को जहन में रखना चाहिए, इसके बारे में कोई। भाई वो मतलब एक देखो, एक कुछ शेर मुझे आ रहा है जहन में कि वो दर्द दिल पासे वफा जज्बाए ईमा होना। दर्द दिल पासे वफा जज्बाए ईमा सही होना, माँ होना। आदमियत है यही और यही इंसान होना। वाह वाह। तो बहुत। बहुत। ये अगर इंसान सिर्फ ये मैं समझता हूँ, दो मिसरे अगर आप जहन में और इस पर तो आदमी अमल करे, तो हम्म। वो मतलब अपने आप को भी मुश्किलों से बचा सकता है और दूसरों को भी मुश्किलों से जितना मुमकिन हो। जाहिर है कि हर मुश्किल से ना भी बचा सके, लेकिन बड़ी मुश्किलों से अपने आप को भी और दूसरों को भी बचा सकता है। तो यही है कि इंसान को अपनी वो होना चाहिए, जो जो भी मुमकिन हो वो दूसरे के लिए कर सके, हम्म। मुमकिन हो सके वो उसके मुमकिनात में हो वो करना चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका तायबू, आपने इतना सारा वक्त हमारे लिए निकाला और बहुत हमारा साथ दिया। शुरू में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी कि ये लिंक काम कर रहा है, वो फला लिंक काम नहीं कर रहा है, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी माशाल्लाह। नहीं नहीं, भाई साहब तो वैसे अभी फुल फॉर्म में आए थे कि भाई साहब तो 3 3 4 4 घंटे के प्रोग्राम करने के आती है। आज जब भाई साहब को ऐसा लगा वो T10 खेला। ठीक है भाई, इससे पहले कि आप हम भी आपको बोझ लगने लगे, हम आपको खुदा हाफिज कहना चाहेंगे इंशाल्लाह। ठीक, फिर ओके, खुदा मौका हाफिज। लगेगा इंशाल्लाह फिर बात। तो शुक्रिया। भाई मेरे साथ तो तुम दोनों ने प्रोग्राम किया, लेकिन अलीनवर के साथ तो तुमने अकेले ही नहीं, तुम निमटी थी। या तुम अकेली, हाँ तुमने वो कहा मैं ये अकेली काफी उस वक्त इसने मुझे मेहमान बना दिया था ना, मैंने कहा भी मैं अपने घर में कैसा मेहमान भाई, ये क्या बात हुई है। हाँ लेकिन अब वो जवेरिया ने कहा कि भाई आप मेरे को होस्ट बने, मैंने कहा भाई चलिए ठीक है। उसूलन तो आबिद को बनना चाहिए था, लेकिन आबिद की हिम्मत ही नहीं होती इसके सामने बोलने की। अच्छा। चले ठीक, खुदा ठीक है। हाफिज। अच्छा जी। तो ये माशाल्लाह बड़ा मजे का रहा तायबू के साथ बातचीत का प्रोग्राम। हाँ बहुत यकीन अच्छा। बात है, भाई साहब के साथ तो मेरा ख्याल है घंटों बैठ के आप बातें करते रहे तो जी। आप इंजॉय करेंगे इतनी बातें माशाल्लाह। हम्म। उनकी हर फील्ड में ही, खेल से भी उनको क्रिकेट से भी इस कदर दिलचस्पी है, हम्म। और शेर व शायरी से भी, और हम्म। तमाम लोग उनके पास माशाल्लाह बल्कि तुमने भी यार सारे कांटेक्ट नंबर उन्हीं से लिए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थे, सबसे राब्ते में रहते हैं। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत दे उनको, दूल्हे उम्र अता करे इंशाल्लाह सेहत के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब बड़ा एक्साइटिंग सेगमेंट हमारा आता है अबू, जो कि होते हैं ऑडियंस के क्वेश्चंस। तो ऑडियंस के हमारे पास इस वक्त पे कई सारे सवाल जमा हैं, हम उसमें से चंद सवाल जो है आज टैकल करेंगे। अच्छा, तो ये सवाल मेरे पास आए थे कि मैं अम्मी से पूछूं और अब्बू से, तो ये अम्मी और अब्बू दोनों की तरफ से ये जवाब होंगे। अच्छा, पहला सवाल कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया था बहुएं पसंद करते हुए। हाँ वो अम्मी तो क्राइटेरिया वैसे जो उन्होंने मुझे बताया है, ये मैं अपना वो नहीं कर रहा हम्म। कि अम्मी ने जो बताया, बल्कि मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी ही बहुएं जो है वो अम्मी ही की, अगर क्या मेरे को पसंद क्यों नहीं है, इरम शायद वो शायद मेरी चॉइस थी। हम्म। लेकिन बहरहाल बाकी सब जो है वो अम्मी अम्मी ही की वो है। नहीं, अगर मैं एक और अम्मी की, तो बहरहाल अम्मी की सबसे ज्यादा हिमायत जो है अम्मी को सब की। हम्म। और अम्मी की ख्वाहिश जो है वो जो उन्होंने बताया कि भाई जो सबसे जो अहम चीज जो उनकी थी वो ये था कि भाई सोम सलाद की बड़ी पाबंद होनी चाहिए। तो ये उनकी बड़ी होती कि जी सोम सलाद की बड़ी पाबंद होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था भाई मतलब नहीं भी होगी तो हो जाएगी आने का, बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब वो आप कोशिश करें कि जो सोम सलाद की पाबंद हो उसे लेकर आए, मतलब हर लिहाज से। तो खैर बहरहाल वो एक अच्छा उनका वो था, और माशाल्लाह से उसमें वो कामयाब भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक उनका मेन वो था अ, अम्मी का। और मैं भी मतलब इस लिहाज से बहरहाल मेरा भी एक था कि भाई अगर किसी में कोई आपके जहन में है कोई खूबी कि ये होना चाहिए, तो आप ये ना सोचें कि मुझे याद है कि एक आध
केसेस में ऐसा हुआ कि मुझे लोगों ने कहा कि यार मतलब आप वो कर ले रिश्ता हो तो फिर आप हमसे कहेंगे तो इस तरह से कर लेंगे जैसे आप चाह रहे हैं। तो मैंने बोला यार नहीं वो मतलब मैं जो है उस बात पे मेरा दिल जो है वो नहीं मानता। बोलते भाई अगर वो पहले से यानी उन सब चीजों की पाबंद हैं जो हम चाहते हैं तो बेहतर ये है कि हम उसी जगह जो है वो रिश्ता दें। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एक मेन वो था क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बड़ा खतरनाक किस्म का सवाल है कि ये अम्मी के लिए था, मैं सवाल रिपीट कर रही हूँ ऑडियंस के लिए। सवाल ये था कि जब अम्मी एक सास बनी तो क्या उस वक्त पे उनका जो परसेप्शन था अपनी सास का, क्या वो तब्दील हुआ? क्या जब वो बहू थी, क्या वो ये सोचा करती थी कि मैं इस कदर सख्त सास नहीं बनूंगी, और फिर जब वो सास बन गई तो क्या उनको एक सख्त, या यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हार्ड लाइनर सास का, उनको हार्ड लाइनर सास बनना पड़ा अपने घर में, आई कोर्ट में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए? तो ये बहरहाल ये सवाल है, अब बताएं क्या जवाब हाँ होगा। ये मैंने मतलब पूछा उनसे। तो वो उनका कहना ये है कि मतलब उनकी अपनी जो सास थी मतलब वो तो बहुत ही मिसाली सास थी और मैं तो यही कहूंगा कि वो मेरी माँ थी वो और इसमें कोई शक नहीं, वो वाकई में बहुत बहुत मिसाली है। ये इसकी गवाही उनकी सारी बहुएं देंगी। और निशात बजाते खुद यानी मेरी बेगम जो है उनकी कोशिश यही थी कि वो जैसी उनकी सास थी वो वैसी ही सास बने। अब मुझे मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो वाकई वैसी ही सास बने वरना मैं अपनी माँ से मिला दूंगा खाई में उनको, तो मैं नहीं समझता कि वो वैसी सास बन सकी, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी सास बनी। और उन्होंने जिस तरह की शायद मेरा ख्याल है बब्बे, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई बब्बू के मुताबिक जब तुमने सिलेक्ट कर लिया तो अब तुमने क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने मतलब हर किसी को अपनी जगह बहुत ही अच्छा पाया और जैसा मैं मतलब चाहती थी मैंने उनको वैसे, मैंने किसी में जैसा चाहा था उसमें वो कोई कमी नहीं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इस सवाल के ऊपर अपने भी थोड़े से व्यूज दे दूं। बड़े असम्पशंस थे इस सवाल में कि मतलब इसमें अस्यूम किया गया है कि जब वो सास थी, जब वो बहू थी, तो उनका एक बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा अपनी सास के साथ, और उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, और फिर जब वो सास बन गई तो फिर उनको भी उतनी ही सख्ती दिखानी पड़ी होगी। तो मतलब इससे जो है, इससे नजर आता है कितना नेगेटिव परसेप्शन इन जनरल नहीं लॉ के हाँ बारे में है। तो ये तो ये हमारे हमारे मुआशरे का असल में ये वो है। तो इसलिए तुमने इसका नाम जो है वो क्या बहू ससुर रख दिया, वरना तो जितने सारे ड्रामे बनते हैं सास बहू के ऊपर वो ही बनते सही हैं। बात ये तुमने नए ड्रामे शुरू कर दिया है। सब बहू ससुर का। एक बार असल में बात ये है कि तुम्हारी सास को अब समहाउ मतलब उसके मतलब जो भी रीजन है कि अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला, और जितना भी टाइम उन्होंने गुजारा बहुत ही अच्छा गुजारा। और उनकी तो ख्वाहिश यही थी कि वो अ, सारी जिंदगी कम से कम उनकी, लेकिन ये बहरहाल आखिरी वक्त में उनके साथ थी वो। और उनकी बहरहाल यानी मेरी बेगम की ख्वाहिश ये थी कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम और जितना भी टाइम गुजारा उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा और बहुत कुछ सीखा। और मेरा ख्याल है उनसे जो कुछ उन्होंने सीखा उसको फिर उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल अपनी बब्बों के ऊपर यूज भी किया। यही वजह है कि उनके बब्बों के साथ जो है माशाल्लाह चारों के साथ जो है बड़े अच्छे रिलेशन है। वो मेरे हो या नहीं हो उनके बहुत अच्छे अच्छा, हैं। इससे देखिए, मैं ये सोचती हूँ अक्सर, ये मैं बहुत अरसे से इन सवालों के ऊपर गौर कर रही थी, और मैं सोची कि यहाँ पे हम जरा बात करें अगर सास बहू रिलेशनशिप की, क्योंकि ये सारा सवाल जो है वो उसी के ऊपर जो है सेंटर्ड है, राइट? सास बहू रिलेशनशिप। तो मतलब सास बहू रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खराब ही हो, मतलब, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही मिसाली हो जाएगा मतलब शुरू से। मतलब ये हमारी सोसाइटी में, वैसे मैं पहले एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास कोई हार्ड लाइनर सास बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नॉर्मल सी इंसान है और बहुत अच्छी सास है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मतलब ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? अच्छी बहू बनने के बारे में कोई क्यों बात नहीं करता? ये मैंने रिसेंटली इसके बारे में सोचना शुरू किया है कि ये यानी कि अगर आप अच्छी बहू हो तो आप उनकी बेटी की तरह बन जाएंगी। भाई अगर उनकी बेटी है तो उनकी बेटी की अलग जगह है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। आप एक अच्छी बहू बन जाए, वही मतलब कोई यही सोच ले कि मैं अच्छी बहू बन जाऊं
उसी में कितनी ज्यादा पॉजिटिव्स। हाँ, असल में एक तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कभी, बिल्कुल। मतलब वो वो जगह नहीं ले सकते, यानी हाँ बहू बेटी की जगह कभी भी नहीं ले सकती। बिल्कुल सही बात। लेकिन बस असल में ये हमारे माशरे का वो है, मतलब सब चीजें जो है वो, इवन लतीफे भी उसी उसी के ऊपर बनते हैं। मुझे उस पर एक लतीफा याद आ गया। एक साहब थे, उनकी वो सास जो है वो आई हुई थी घर पे, तो वो घड़ी उनकी लगी हुई थी, वो सास उठी और धड़ से वो घड़ी ऊपर से गिरी नीचे। तो जब शौहर आए घर पे तो कहा कि अरे आपको पता है, अम्मी बैठी हुई थी और वो घड़ी जो है वो उसी वक्त उठी अम्मी, और वो उसी वक्त जो है घड़ी जो है वो जगह पे गिरी। तो शौहर कहने लगा, मैं तो हमेशा से कहता था ये लेट चलती है। ये हमेशा घड़ी जो है ये लेट चलती है। तो ये लतीफे भी उसी के ऊपर बन रहे होते हैं, इसलिए जो है बस लोगों के जहन में एक ये चीज बैठ जाती है। वरना मतलब ऐसे नहीं, बहुत मिसाली रिश्ते, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर को छोड़कर भी दूसरी जगह पे देखे, मतलब बहुत बहुत यानी भव्य खिदमत करने वाली अपनी सास की, ऐसी बात नहीं है। बात बिल्कुल। और हम जिन लोगों के आसपास होते हैं, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उससे बड़ा असर पड़ता है। तो एक एक इंसान के ऊपर जब असर पड़ता है, तभी एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर जाके उसका असर होता है। अगेन ऑन, क्योंकि मैं एक बहू हूं और ये सास बहू वाला टॉपिक बड़ा एक बर्निंग इशू होता है। तो मैं एक एग्जांपल दूं, मेरी मेरी बहुत करीबी दोस्त है। उसके यहाँ अभी जैसे उसकी सास आने वाली थी, माशाल्लाह वो आ गई हैं। तो वो अभी वो जो है कुछ दिनों के लिए आई हैं, फिर अगर वो वहाँ एक नई जगह पे कंफर्टेबल महसूस करती हैं तो फिर वो रहेंगी, नहीं तो वापस चली जाएंगी। तो उसने जैसे मुझे मैसेज किया, वो मुझसे बात कर रही है, कोई झिझक नहीं, कोई हमारे बीच में कोई वो नहीं, वो मुझसे बिल्कुल खुल के बात कर सकती। तो जो भी चीज वो मेरे सामने कह रही है, वो बिल्कुल दिल से कह रही, मतलब उसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई कोई दिखावा नहीं है। उसने ही कहा कि मैं जो है बहुत कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कि मेरी सास आने वाली, तैयारी वगैरह कर रही हूँ, सब अच्छा सा हो, और अल्लाह करे मैं उनको इतना कंफर्टेबल महसूस कर पाऊँ कि वो मेरे साथ रहना पसंद करें। तो मैंने ये सोचा कि कितनी अच्छी चीज है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो दोस्त है वो भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि हम जरा नॉर्मलाइज करें इस चीज को, कि हर चीज एक एक्सट्रीम पर होनी जरूरी नहीं है। एक मयाना रवि रवि जो है इख्तियार की जा सकती है और करनी चाहिए। विच इज टू से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैं फिर से मैं एक एक बात कहूँ कि मैं पिछले दिनों मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मैंने अब्बू को बताया भी है कि आई फील दैट आई नाउ हैव द सेम लेवल ऑफ केयर एंड लव फॉर अब्बू एंड अम्मी दैट आई डू फॉर माई ओन पेरेंट्स। मैं जेन्युइनली, क्योंकि कैमरे के सामने बैठी हुई इसलिए मैं नहीं कह रही। लेकिन मैं साथ में एक और बात बता दूं कि शुरू दिन से ऐसा नहीं था। 13 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। 13 साल के बाद ये हुआ है। और ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि हमने कोई फेरी टेल जिंदगी गुजारी है, हमारी कोई मुश्किलात नहीं आई। बहुत मुश्किलात हमने देखी। लेकिन अच्छा, ये चीज मैं अब्बू की एक और बहू से डिस्कस कर रही थी, क्योंकि ये काफी अरसे से यही सब चीजें मेरी जहन में चल रही है। इसकी वजह क्या है कि चाहे कुछ भी हुआ, अम्मी अब्बू के मोहब्बत में और खुलूस में कोई कमी नहीं आई। मतलब मुझे मालूम था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अभी फौरन 1 सेकंड बाद पलट के कहूँ कि मुझे फला चीज मदद चाहिए, सबसे पहले वो लोग मेरे सामने मेरे साथ मेरी मदद करने को तैयार खड़े रहेंगे। तो ये चीज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कह सकती हूँ that I love them at the same level as my parents, and it has taken me 13 years to get to this point। और उसमें अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो है ना, ये समझदारी, और ये जरा हमें रियलिस्टिक होके देखना पड़ेगा कि अगर कहीं कोई रिश्तों में कमी है तो कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए नहीं कि सास खराब होती है या बहू खराब होती है या इस तरह से। कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई सब अपने अपने रिश्ते निभा लें। उससे ओवर एंड अबव जाने की शुरू से ही कोशिश करते हैं तो वो फिर वहां पे जो है गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो तीसरा सवाल का वो अब जवाब दे ही चुके हैं। तीसरा सवाल था कि क्या अम्मी की उम्मीदें जो थी अपनी बहुओं से वो पूरी हुई? हाँ तो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनका कहना ये है, हम्म, भाई मतलब सब अपनी जगह जो है वो और अच्छी है, और मैंने हम्म, मतलब जैसा भी मैंने मतलब सोचा था मैंने वैसा ही पाया, और उससे बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वेरी जेनरस ऑफ अम्मी टू से दैट। बल्कि एक एक मौके पे मैं अम्मी से कह भी चुकी हूँ कि आप मुझे अपनी सबसे नालायक बहू समझे। तो मतलब जो है अम्मी का ये जवाब उनकी जेनरस स्पिरिट को जो है रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, एक सवाल, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे अभी तो मैं आगे बढ़ूँ? नहीं, बोल। अच्छा, तो एक सवाल यही सेम जगह से मेरे लिए आया था कि जब आप सास बनेंगी तो आप किस किस्म की सास बनेंगी?
अच्छा, तो इसमें जिन्होंने सवाल पूछा वो मुझे पर्सनली जानते नहीं है, तो उनको मालूम नहीं है शायद कि अच्छा मेरे पास कोई बेटा तो है नहीं। तो एक बेटे यानी कि एक बहू की सास बनना वो एक मुख्तलिफ चीज होती है, और मेरे ख्याल में हमारे कल्चर में खासी मुश्किल चीज होती है। तो मेरे लिए काम जरा आसान है, मुझे दामाद की सास बनना पड़ेगा। और मैं किस तरह की सास बनूंगी ये तो अल्लाह ही जाने। जब वो वक्त आएगा तो देखी जाएगी। अभी से मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी रोल मुझे अल्लाह दे, वो सास का रोल हो या बहू का रोल हो या जो भी रोल मुझे मिले, मैं उस रोल में पूरी उतरूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं सास हूं तो मैं अच्छी सास बनूं, मैं उसकी माँ बनने की कोशिश ना करूं। मेरा ख्याल है ये मेरी कोशिश होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे जिक्र किया कि भाई यानी वो बेटे की या बेटी की जगह जो है वो बहू दामाद नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अ, जो जिस हैसियत में भी जो भी रिश्ता बहरहाल एक जिस रिश्ते से मुंसलिक हुए हैं, हम्म। उसको जो है बेहतर जितना बेहतर तरीके से निभा सकते हैं उसको निभाएं। बिल्कुल। और जैसे अब तुमने अपनी सहेली का या अपने फ्रेंड का जो जिक्र किया हम्म। कि उसने किस तरह से अपनी सास को वेलकम किया, हम्म। मतलब इस किस्म के तस्करे अगर लोगों की जबानों पे आम हो जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आएगी। ये इंशाल्लाह। साल जो रिश्ते जिस बिल्कुल। तरह, तो इस रिश्ते को जो है लोगों ने यानी एक तरह से अगर मैं कहूँगा बदनाम किया है, उसमें से यकीनन बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि हमारा ये पॉडकास्ट जो है इस बेहतरी को मंजर आम पर लेके आए इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल है यहाँ पर हम रोकते हैं, सवालात और भी हैं लेकिन अब उनकी हम तैयारी करके नहीं आए। ये वाली किस्त हमारी खासी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ से हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप लोग हमेशा की तरह प्लीज़ अपने तासुरात, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस और अपने सवालात ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर हैं, सिसर बहू पॉडकास्ट के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@susarbahupodcast.com। कोई भी आपके पास सवालात हों जिनके ऊपर आप जवाब सुनना चाहते हैं, आप अब्बू का तबसरा चाहते हैं, अम्मी का तबसरा चाहते हैं, तो आप जरूर हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।